हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटर पर। और आज मैं आया हूँ दिल्ली सल्तनत की एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको दिल्ली सल्तनत में आज मैं सैयद वंश और लोदी वंश के विषय में आपको पढ़ाऊँगा। तो देखिए, जैसे मैं आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, तो ये लिखा हुआ है सैयद वंश। देखिए, हमने पिछली वीडियो में तुगलक वंश तक हमने कवर कर लिया था, और उसके बाद जो बचा हुआ है यानी सैयद वंश और लोदी वंश को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल काल के विषय में, और ऐसे हम पढ़ते हुए पूरे हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सैयद वंश, भाई सैयद वंश की जो स्थापना हुई थी बच्चों, तो वो हुई थी खिरज खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। तो खिरज खां, इसमें सैयद वंश में 4 शासक हुए हैं। तो उसमें एक खिरज खां है, दूसरा फिर ये मुबारक शाह है, मोहम्मद शाह है और अलाउद्दीन आलम शाह है। इनसे क्वेश्चन रेयरली इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए, तो इसमें जो खिरज खां है, ये 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक इसने शासन किया है, यानी ये केवल कितने साल, 7 साल तक ये रहा है। दूसरा मुबारक शाह है, जो मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक उसने शासन किया है। और उसके बाद फिर ये मोहम्मद शाह है, और मोहम्मद शाह ने जो शासन किया है वो 1434 से लेकर 1443 ईस्वी तक किया है। उसके बाद ये अलाउद्दीन आलम शाह है, और उसने 1443 से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया है। तो जो ये सैयद वंश है, सैयद वंश के जो संस्थापक की अगर एक ही क्वेश्चन आता है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, यानी तुगलकों के बाद में सैयद वंश आया था, तो उसकी स्थापना की थी खिरज खां ने। सैयद वंश की स्थापना की थी खिरज खां ने। तो ये खिरज खां कौन था? देखिए, इसके लिए हमें जानना होगा कि तुगलक के वंश के काल में तैमूर लंग का भारत में अटैक हुआ था। तैमूर लंग, तो तैमूर का भारत में अटैक हुआ था, वो हुआ था 1398 में। और उस समय तुगलक वंश का नसीरुद्दीन महमूद शासन कर रहा था। नसीरुद्दीन महमूद, तो देखो हमें ये जानना होगा। तो भाई, जब तैमूर लंग भारत में आया 1398 में, उसने दिल्ली पर अटैक किया, तो नसीरुद्दीन महमूद उस समय भारत में तुगलक वंश का शासक था, जो भारत में शासन कर रहा था। तो उस तैमूर लंग की सेना में तैमूर का सेनापति था खिरज खां। तो जो एक खिरज खां है जिसने सैयद वंश की स्थापना की है, वो तैमूर का सेनापति था। और उसके बाद जब तैमूर भारत से चला गया, तो वो अपना प्रतिनिधि शासक के रूप में खिरज खां को भारत में शासक नियुक्त करके गया। और तैमूर ने खिरज खां ने भी तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता रहा, यानी भारत में वो शासन करता रहा खिरज खां। और तैमूर के उत्तराधिकारी तैमूर के बेटे शाहरुख को वो टैक्स भेजा करता था यहाँ से, यानी वो उसके प्रतिनिधि शासक के रूप में है। यानी तैमूर का प्रतिनिधि शासक है खिरज खां। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो भाई, उसके बाद फिर ये मुबारक शाह हुआ, और मुबारक शाह से केवल एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसके समय में ना, मुबारक शाह के समय में यहिया बिन सरहंदी एक इतिहासकार था, वो उसके दरबार में रहता था, यहिया बिन सरहंदी। और उसने एक पुस्तक लिखी थी तारीख मुबारक शाही। जो ये तारीख मुबारक शाही है, ये सैयदों का इतिहास जानने में हमारी सहायता करती है। यानी सैयद वंश के विषय में जानकारी देने के एक प्रमुख स्रोत बताइए इतिहास में, तो वो है तारीख मुबारक शाही। और ये तारीख मुबारक शाही यानी किसकी सम्मान में लिखी गई? तो वो मुबारक शाह के सम्मान में ही लिखी गई, और ये लिखी है यहिया बिन सरहंदी ने उसके। और इस सैयद वंश के विषय में हमें जानकारी प्रदान करने वाली पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये मोहम्मद शाह हुआ, फिर अलाउद्दीन आलम शाह हुआ। यानी इन सैयदों ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। कितने? 37 ईयर्स इन्होंने शासन किया। ठीक है, और सैयद वंश के विषय में कोई ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं नई स्लाइड की तरफ। तो जो हमारी अगली जो स्लाइड है उस पर हम देखते हैं। तो इस स्लाइड पर लिखा हुआ है लोदी वंश। तो देखिए, लोदी वंश की स्थापना हुई थी 1451 में, और ये वंश 1526 तक, यानी बाबर के भारत पर अटैक करने तक 1526 में भारत पे हमला किया, और भारत को उसने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया। और उसके बाद तक तब तक ये लोदी वंश चलता रहा, यानी 1451 से लेकर 1526 तक ये लोदी वंश भारत में चलता रहा, उसने रूल किया। तो इसमें लोदी वंश में 3 शासक हुए हैं। तो लोदी वंश में कौन कौन से 3 शासक हुए हैं? तो एक हुआ है बहलोल लोदी, दूसरा कौन हुआ है? सिकंदर लोधी, और तीसरा कौन? इब्राहिम लोधी। तो इनका आप पीरियड पढ़ सकते हो कि कब कब इन्होंने शासन किया। तो बहलोल लोधी ने 1451 से लेकर 1489 तक
ठीक है, शासन किया। फिर सिकंदर लोदी ने 1489 से लेकर 1517 तक शासन किया, और इब्राहिम लोदी ने 1517 से लेकर 1526 तक शासन किया। तो ये 3 शासक हुए हैं और इनके विषय में ही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं एक एक करके इनमें से। भाई बहलोल लोदी, देखिए बहलोल लोदी के विषय में क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसकी उपाधि है बहलोल शाह गाजी। बहलोल शाह गाजी की उपाधि ली थी इसने, और ये बहलोल लोदी जो है लोदी वंश का संस्थापक है, और इसने भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की। और अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए कि भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वो बहलोल लोदी ने की थी। और बहलोल लोदी ने दूसरा सिक्के प्रचलित किए, यानी इसने सिक्के प्रचलित किए थे जो अकबर के समय तक प्रचलन में रहे और व्यापार का विनिमय का माध्यम बने रहे। तो इस तरह से उसने सिक्के जारी किए थे और प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका आंसर होगा बहलोल लोदी। प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। और उसने सिक्के प्रचलित किए, और सिक्के, वो जो सिक्के उसने प्रचलित किए वो सिक्के अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बने रहे, भारतीय अर्थव्यवस्था में यूज होते रहे। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है बहलोल लोदी से। वो अपने सरदारों को मनसद आली कहता था। अब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मनसद आली यानी अपने सरदारों को मनसद आली कौन कहता था? तो बहलोल लोदी। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मनसद आली कहता था और वो उन्हीं के बीच बैठता था, और यदि सरदार खड़े रहते थे तो बहलोल लोदी भी खड़ा हो जाता था। वो उन सरदारों को, ऐसा नहीं होता था कि भी सरदार खड़े हैं और वो बैठा रहे, वो भी उनके लिए खड़ा हो जाता था। तो मतलब सरदारों के साथ में अच्छा व्यवहार करता था। ठीक है, दूसरी फिर हम बहलोल लोदी के धार्मिक सहिष्णुता की बात करें, अगर धार्मिक विचार की बात करें तो वो धार्मिक सहिष्णु था। बहलोल लोदी धार्मिक सहिष्णु था, क्योंकि उसकी सेना में हिंदू सेनापतियों को भी स्थान दिया गया था। हिंदू सेनापति भी उसकी सेना में थे उस समय पर, तो इसलिए वो हम ये कह सकते हैं कि वो धार्मिक सहिष्णु था। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं। हमने बहलोल लोदी के बारे में पढ़ा। बहलोल लोदी से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक तो ये मनसद आली वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि वो अपने सरदारों को मनसद आली कहता था। ठीक है, और अगर सरदार खड़े रहते थे तो वो भी खड़ा हो जाता था, वो भी बैठा नहीं रहता था उस समय पर। फिर धार्मिक सहिष्णुता की बात करें तो वो धार्मिक सहिष्णु था, क्योंकि उसकी सेना में हिंदू सेनापति भी उस समय पर विद्वान थे, और उसने प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी और सिक्के प्रचलित किए थे जो अकबर के समय तक प्रचलन में रहे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए क्या है, तो इस पे है सिकंदर लोधी। तो देखिए उसके बाद में बहलोल लोधी के बाद में भारत में लोधी वंश का शासक हुआ सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी सबसे प्रमुख शासक हुआ है। इसने 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक शासन किया है सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी की उसके कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं, उसके कुछ ऐसे कार्य हैं जिसके लिए सिकंदर लोधी को याद किया जाता है, और उन्हीं से फैक्ट बनते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए जैसे सिकंदर लोधी ने गजे सिकंदरी बनाया था। तो गजे सिकंदरी क्या था? एक पैमाना था, एक स्केल था गजे सिकंदरी। तो भू राजस्व सुधार लिखा हुआ है, ये भू राजस्व सुधार के अंतर्गत सिकंदर लोधी ने, क्योंकि अपनी जो टैक्स था, अपने समय का जो टैक्स सिस्टम था, उसे भूमि की पैमाइश कराकर मसाहत के द्वारा पैमाइश कराई गई और उस पर उसने टैक्स लगाया था, और उसे नापने के लिए, भूमि को नापने के लिए उसने एक गजे सिकंदरी नाम का पैमाना बनाया था, यानी एक स्केल बनाया था गजे सिकंदरी। भूमि की पैमाइश कराकर आधार पर कर निर्धारित किया था, यानी टैक्स का जो निर्धारण था, असेसमेंट था, वो पहले भूमि को नापा गया था, तो उसके आधार पर कराया था। तो इसका मतलब गजे सिकंदरी की रचना किसने की थी? तो वो सिकंदर लोधी ने की थी, और उसके द्वारा भूमि को मापन किया गया था। उसके बाद उस पर फिर भूमि पर टैक्स लगाया गया था। ठीक है, अगर हम सिकंदर लोधी को करें तो ये एक शहरों का निर्माता भी है, शहरों को बसाया इसने। जैसे आगरा शहर किसने बसाया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर को बसाया था। किस लिए? राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करने हेतु, यानी राजस्थान के शासकों पर कंट्रोल करने के लिए उसने 1504 में आगरा शहर को बसाया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा ही क्वेश्चन आता है कि मोट मस्जिद दिल्ली में स्थित है, और उस मोट मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए मोट मस्जिद जो स्थित है वो दिल्ली में है, और मोट मस्जिद दिल्ली में है, और ये इसका निर्माण कराया था सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री। सिकंदर लोधी का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था मियाँ भुआ। क्या नाम था? मियाँ भुआ। तो उस मियाँ भुआ ने मोट मस्जिद दिल्ली का निर्माण कराया था।
तो बताओ दिल्ली की मोट मस्जिद का निर्माण किसने कराया? मियाँ भुआ ने। और वो किसका प्रधानमंत्री था? तो वो सिकंदर लोधी का प्रधानमंत्री था। अगर ऐसा एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे देंगे मियाँ भुआ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सिकंदर लोधी की साहित्यिक संरक्षण की, यानी वो साहित्य का संरक्षक है। देखिए साहित्य के संरक्षण के क्या क्या प्रमाण है उसके कि सिकंदर लोधी साहित्य का संरक्षक था। देखिए सबसे पहले तो वो स्वयं भी एक शायर है, कवि है, यानी वो गुलरुखी के नाम से, स्वयं फारसी में गुलरुखी के नाम से शायरी करता था। यानी वो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था और शायरी करता था, और फारसी में, यानी फारसी का अच्छा विद्वान था वो। ठीक है, दूसरा फरंगे सिकंदरी कि उसने उसने रचना कराई, फरंगे सिकंदरी। अब ये फरंगे सिकंदरी क्या था? ये आयुर्वेद का ग्रंथ था, एक आयुर्वेद का ग्रंथ था जो मूल रूप से संस्कृत में होते थे, लेकिन क्योंकि ये सल्तनत काल है और इस समय पर संस्कृत भाषा प्रचलन में नहीं थी, इस समय शासकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो थी फारसी। तो इसलिए उसने क्या किया कि जो लोगों के कामकाज की भाषा और लोगों की जो लोकप्रिय भाषा उस समय फारसी थी, तो इसलिए उसने संस्कृत के जो पुराना ग्रंथ था, आयुर्वेद का ग्रंथ था, उसकी रचना उसने फारसी में कराई, जिससे कि लोग अधिक पढ़े और अधिक उसको भाषा का प्रचार हो। और तो इसलिए उसने फरंगे सिकंदरी नाम रखा उस आयुर्वेद के ग्रंथ का। जब वो अनुवादित कर दी गई पुस्तक, आयुर्वेद का ग्रंथ जब अनुवादित हो गया तो उसका नाम रखा गया फरंगे सिकंदरी। ठीक है, तो फरंगे सिकंदरी क्या है? यह एक आयुर्वेद का ग्रंथ था जिसका संस्कृत से फारसी में ट्रांसलेशन कराया था किसने? सिकंदर लोधी ने। ठीक है, और ये काम किसको दिया था उसने फरंगे सिकंदरी की को ट्रांसलेशन कराने का? तो ये काम दिया था मियाँ भुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मियाँ भुआ उसका प्रधानमंत्री था और उसे फारसी में ट्रांसलेशन कराई थी किसने? सिकंदर लोधी ने। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड है, सिकंदर लोधी को संगीत में भी रुचि थी, और संगीत में रुचि थी तो उसने संगीत की एक ग्रंथ की रचना की, लज्जत सिकंदरी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि लज्जत सिकंदरी की रचना किसने की थी, तो वो उसने सिकंदर लोधी ने कराई थी, नाजिम अहमद नाम के व्यक्ति से कराई थी। ठीक है, तो लज्जत सिकंदरी, तो आपने अभी देखिए जो आपको फैक्ट्स याद करने चाहिए, वो आगरा की स्थापना किसने की, ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना चाहिए। गजे सिकंदरी, भूमि के मापन हेतु उसने एक स्केल बनाया था, एक पैमाना बनाया था, गजे सिकंदरी, ये आपको याद होना चाहिए। और आपको और क्या याद होना चाहिए? तो आपको और याद होना चाहिए फरंगे सिकंदरी क्या है? एक आयुर्वेद का ग्रंथ था जो संस्कृत भाषा में था, उसका फारसी में ट्रांसलेशन कराया था मियाँ भुआ से कराया था, और वो सिकंदर लोधी ने कराया था। तो उसका फरंगे सिकंदरी का आयुर्वेद का ग्रंथ था जो संस्कृत में था मूल रूप से, उसको ट्रांसलेट कराया था। ठीक है, संगीत की एक पुस्तक की रचना की थी जो लज्जत सिकंदरी के नाम से, और ये भी उसी के टाइम में हुई थी, यानी सिकंदर लोधी के समय में हुई थी। अब हम बात करते हैं बच्चों की सिकंदर लोधी का धार्मिक दृष्टिकोण क्या था, यानी वो कैसा व्यक्ति था, वो लिबरल था या कट्टर था या फेनेटिक था, उसको हम देखते हैं। तो देखिए अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो वो धर्मांध था, धार्मिक कट्टर था। क्यों? उसके कुछ कारनामे ही ऐसे थे, जैसा कि आप पढ़ सकते हो। उसने हिंदुओं के धार्मिक संस्कारों को पाबंदी लगा दी, यानी हिंदुओं के जो धार्मिक संस्कार थे, जो त्यौहार थे, वो उसने पाबंदी लगा दी, और मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा गया। यानी उसके समय में सिकंदर लोधी एक धर्मांध था। इससे पहले भी दिल्ली सल्तनत में हमने देखा कि फिरोज शाह तुगलक भी बड़ा धर्मांध था। फिरोज शाह तुगलक ने जो कारनामा फिरोज शाह तुगलक ने किया, सिकंदर लोधी ने भी आगे चलकर वही कारनामा किया। तो देखिए उसने ज्वाला देवी के मंदिर की मूर्ति तोड़ी, उसके पत्थरों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया। देखिए हिमाचल प्रदेश में मंदिर है ज्वाला देवी जी का मंदिर, तो ज्वाला देवी के मंदिर की उसने मूर्तियाँ तोड़ी गई, और उस मूर्ति के जो पत्थर थे उनको कसाईयों को मीट तोलने के लिए दे दिया गया। तो धार्मिक कट्टर का एक उदाहरण है, हमें दिख रहा है साफ कि वो धार्मिक कट्टर था। उसने बोधन नाम के एक व्यक्ति को, एक बोधन नाम का व्यक्ति था, उसको केवल इसलिए मृत्युदंड दे दिया क्योंकि उसने ये कह दिया था कि इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों में सत्यता है, और इसके बेस पर ही उसने, इसके आधार पर ही उसने उसको मृत्युदंड दे दिया। तो इन बातों से हमें देखकर लग रहा है कि वो बहुत धर्मांध था, यानी वो बहुत कट्टर था। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं बच्चों। ऐसा नहीं कि उसने हिंदुओं को ही धार्मिक प्रतिबंध लगाए, उसने मुस्लिम लोगों पर भी धार्मिक प्रतिबंध लगाए। जैसे कि हम देख सकते हैं उसने मुहर्रम में ताजिया निकालने पर पाबंदी लगा दी, यानी मुहर्रम में जो ताजिया निकाले जाते हैं उस पर पाबंदी लगा दी गई, और मुस्लिम महिलाओं के पीर और संतों की मजारों पर जाने पर पाबंदी लगा दी, यानी उसने मुस्लिम महिलाओं के जो पीर और दरगाहों पर जाती थी महिलाएं, उस पर भी पाबंदी लगा दी। ऐसा फिरोज शाह तुगलक ने भी किया था अपने समय पर। तो फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी एक जैसे ही है, और आगे चलकर इनका भी बड़ा भाई निकलेगा औरंगजेब। ठीक है जी,
तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इब्राहिम लोदी। देखिए इसके बाद हमने पढ़ा जो फैक्ट्स है बताइए हमने पढ़े उन वो सब एग्जाम में रिपीट होते हैं, फ्रीक्वेंट आते हैं, आप उनको लर्न कर लेना। तो देखिए फिर हम पढ़ते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासक रहा और इब्राहिम लोदी से एग्जाम में केवल 2 ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इब्राहिम लोदी एक तो अंतिम था, यानी लोदी वंश का अंतिम शासक, लोदी वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक था। यानी लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। ठीक है, उसने 2 युद्ध लड़े, एक तो खतौली का युद्ध, तो खतौली का युद्ध, दूसरा पानीपत का पहला युद्ध। तो खतौली का युद्ध ये लड़ा, खतौली नाम की जगह कहां पर है? तो ये राजस्थान में कोटा के पास है। 1517 में युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया और राणा सांगा जीत गया। यानी खतौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो वो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और राणा सांगा की जीत हुई थी। खतौली कहां पर स्थित है? तो वो कोटा के पास में खतौली स्थित है। ठीक है, उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ बच्चों, इब्राहिम लोदी का पानीपत का पहला युद्ध, ये 1526 में हुआ था और इसमें इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ था बाबर, और इस युद्ध में भी इब्राहिम लोदी हारा। यानी दोनों में इब्राहिम लोदी हारा है, खतौली वाले में भी हारा है और पानीपत वाले में भी हारा है इब्राहिम लोदी, और बाबर की जीत हुई थी। और इस जीत के साथ में बाबर ने भारत पर कब्जा कर लिया था और मुगल वंश की नींव रख दी थी। यानी 1526 में बाबर आया और तब से ही भारत में मुगल काल फिर आगे चलेगा। तो देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि बाबर को भारत में आने के लिए कौन निमंत्रण दे रहा था? कौन ऐसा भारत में था जो बाबर को भारत आने के लिए न्योता दे रहा था, बार बार निमंत्रण दे रहा था, बार बार उसे भारत पर चढ़ाई करने के लिए उकसा रहा था? तो वो कौन लोग थे? तो देखिए एक तो था पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी, और दूसरा था सुल्तान यानी इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां। ये 2 लोग थे जो बाबर को बार बार भारत पर चढ़ाई करने के लिए निमंत्रण दे रहे थे, उसे न्योता दे रहे थे। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएंगे, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ, खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इन्हें कर सकते हो और आप इन्हें फैक्ट्स को याद कर ले। देखिए जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा पूरी एक समग्र वीडियो होगी, यानी पूरा दिल्ली सल्तनत काल, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो होगी। उसमें मैं आपको बता दूंगा उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। दिल्ली सल्तनत पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो उस वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे उससे बाहर नहीं आएगा। तो मैं उस जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेरी दिल्ली सल्तनत के प्रमुख और महत्वपूर्ण प्रश्नों की होगी। तो इसी के साथ मैं आज इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ाऊँगा आपको, और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। ठीक है जी, धन्यवाद।